Class 11th, subject chemistry, chapter some basic concept of chemistry. Dear student, previous videos we have elaborate or performed the reading of this chapter and their content. This chapter is so important for our further study because it have the basic concept, means a term or terminology of chemistry which are helpful to advance our further study or other chapter of chemistry. डियर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स या कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजी को कॉइन किया, उनको समझा। चलिए आज क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं और आंसर सर्च करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइंस? व्हाट इज़ द नेचुरल साइंस और साइंस? साइंस इज़ अ मैनर नॉट अ सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, साइंस एक मैनर होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हो रहे पर्टिकुलर चेंज या इवेंट्स या उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम उसके लिए एक हाइपोथेसिस प्रिपेयर करते हैं। हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के द्वारा जज किया जाता है और जब उसका रिजल्ट हमारी मिस्ट्री को सॉल्व करता है हमारी हाइपोथेसिस के अकॉर्ड, तब अब हम उसी को ही थ्योरी, रूल्स या लॉ के या हाइपोथेसिस के फॉर्म में उसे पब्लिश कर देते हैं। तो अपन कहा जाए साइंस एक मैनर है जिसमें डिफरेंट मिस्ट्रीज और फिनोमिना को सॉल्व किया जाता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट के अकॉर्ड। सेकंड, व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री? Chemistry is the branch of natural science which deal with physical and chemical behavior, importance, interlinking of different atom, different molecules or different chemicals. Means नेचुरल साइंस की वह ब्रांच जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स या वेरियस केमिकल के डिफरेंट करेक्टर्स मीन्स प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर स्टडी की जाती है, मिस्ट्रीज़ को सॉल्व किया जाता है, वह केमिस्ट्री कहलाती है। मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? होल द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट एनर्जी, सेकंड मैटर। मीन्स पूरा ब्रह्मांड, हम आप सब कुछ एनर्जी और मैटर से मिलकर बना है। मैटर की यूनिट और एनर्जी की यूनिट आपस में इस तरह से इंटरेक्ट होती है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हमने कहा पूरा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। यूनिट ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ एनर्जी इंटरेक्ट टू ईच अदर, मीन्स परफॉर्म द इंटरेक्शन एंड फॉर्म द फंक्शनल यूनिट, एटम, मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट केमिकल्स। मीन्स अपन कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है, इसमें मैटर की यूनिट, एनर्जी की यूनिट दोनों इस तरह से इंटीग्रेटेड मैनर पर एग्जिस्ट होती है या इंटीग्रेटेड सिस्टम में इस तरह से रिप्रेजेंट होती है कि वो एटम, मॉलिक्यूल या केमिकल जैसा बिहेवियर शो करना शुरू करती है। यहीं पर एक वर्ड आता है, व्हाट इज़ द नेचर और नेचुरल साइंस? नेचर मीन्स होल द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स और इस यूनिवर्स में सम्मिलित या शामिल हर वो पार्ट, हर वो थिंग्स या हर लिविंग या नॉन लिविंग या सब कुछ नेचर कहलाता है। और जहाँ पर नेचर की साइंटिफिक मैनर से स्टडी की जाती है वह नेचुरल साइंस कहलाता है। इस तरह से हमने ये जाना कि नेचुरल साइंस की वह ब्रांच जिसमें मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, इनके स्ट्रक्चर, एनर्जी का इन पर इफ़ेक्ट, इनकी मेरिट, इनकी डीमेरिट्स की स्टडी की जाती है, वो केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मैटर और एनर्जी पर बेस है। एनर्जी की एक यूनिट मैटर की एक यूनिट से इस तरह इंटीग्रेटेड होती है या किसी सिस्टम में इस तरह एग्जिस्ट करती है कि वह एटम कि वह मैटर और एनर्जी के इंटीग्रेशन से डिफरेंट एटम, मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स डेवलप होते हैं और उनकी स्टडी केमिस्ट्री में की जाती है। फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री?
इम्पोर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है। इम्पोर्टेंस का डिस्कशन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। हेल्थ सेक्टर, लाइफ सेविंग ड्रग्स, प्रोपेलेंट्स, एनाल्जेसिक, एनास्थेटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, एंटीबायोटिक्स, ट्रांसक्विलाइजर, इंडस्ट्रियल फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, फूड मटेरियल, क्लास एंड टेक्सटाइल, बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन, मेटल एलॉयज एंड मेटलर्जी, प्लास्टिक एंड ग्लास, कॉस्मेटिक्स, पेस्ट वार्निश एंड डाइज। इन एरियो में हमने इनके इम्पोर्टेंस की स्टडी की थी। इम्पोर्टेंस की स्टडी हमने पिछले चैप्टर में करी। स्कोप के बारे में आज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ब्रॉड और वास्ट स्कोप और इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, हमारी डेली लाइफ से लेकर के हमारे स्पेस प्रोग्राम तक, हमारे घर से लेकर हमारे फ्यूल्स तक। तो सबसे बड़ा स्कोप केमिस्ट्री का, एडवांस केमिस्ट्री का फ्यूल, स्पेस प्रोग्राम और लाइफ सेविंग ड्रग मीन्स हेल्थ प्रोटेक्शन में माना जा रहा है। मीन्स फ्यूल, हमारे इस अर्थ पर दो तरह के फ्यूल्स हैं, आपने पिछली क्लासेस में स्टडी की है। कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज हमारे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करती है, जो लगातार एग्जॉस्टेबल है। तब केमिस्ट्री का रोल बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इजीली प्रोड्यूसेबल एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और उस रिक्वायरमेंट को हम अपनी केमिस्ट्री की ब्रांच के द्वारा पूरा कर सकते हैं। जिस तरह आज एलपीजी, सीएनजी घर घर तक पहुंचकर केमिस्ट्री की मदद से फ्यूल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, उसी तरह फ्यूचर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या अदर सोर्सेज का यूज़ करके रिन्यूएबल और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा या प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री का स्कोप है फ्यूल्स प्रोग्राम में। इसी तरह स्पेस में रिसर्च सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल, इनको बिना केमिस्ट्री की मदद से डेवलप नहीं किया जा सकता। रॉकेट फ्यूल हो, स्पेस सूट हो या एस्ट्रोनॉट का फ्यूल हो, उनकी बॉडी में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन हो, उनके द्वारा लिया गया न्यूट्रिशन या फूड हो, या स्पेस ट्रेवलर्स की मेटाबॉलिक केमिस्ट्री हो, इन सब की एडवांस स्टडी की जाएगी और इन सब के एडवांस वर्जन से स्पेस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। मीन्स बहुत ज़्यादा स्कोप है केमिस्ट्री का फ्यूचर में, फ्यूल्स सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस केमिस्ट्री का स्पेस प्रोग्राम में। अब बहुत ज़्यादा यूज या इम्पोर्टेंस है इसका हेल्थ केयर या हेल्थ प्रोटेक्शन में। फ्यूचर में बनने वाले ड्रग्स, उनमें डिफरेंट केमिकल्स की क्वांटिटी, उनके साइड इफ़ेक्ट का मिनिमम होना, इन सब का स्कोप हमारे किस में है, हेल्थ प्रोटेक्शन या हेल्थ केयर में देखने को मिलता है। और भी कहा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सोयल, मेडिसिन, स्पेस, एनवायरनमेंट, न्यूक्लियर, फोरेंसिक, पॉइजन, फूड, ग्रीन केमिस्ट्री एंड एनर्जी केमिस्ट्री, ये फर्दर स्कोप होंगे फ्यूचर में, ताकि हम न्यू एस्पेक्ट डेवलप कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, पहला टर्म्स हमने डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समझा, दूसरा इम्पोर्टेंस और स्कोप को समझा। अब आगे चलते हैं, नया टर्म लेते हैं मैटर। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में वेल डिस्कस किया, रिपीट करते हैं मैटर। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा मैटर वो है जिसमें मॉस होता है, जिसमें वेट होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या जिन्हें हमारे पास उपलब्ध 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जिसे डिटेक्ट किया जा सकता है, वो मैटर होता है। अब आपने क्या कहा, मैटर। इन मैटर को आपने 4 तरह से आइडेंटिफाई किया। इफ़ हैव द मॉस दैट इज़ मैटर, इफ़ हैव द वॉल्यूम और वेट दैट मैटर, इफ़ एनी सब्सटेंस डिटेक्टेड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन, इफ़ आवर दीज सेंस ऑर्गन्स डिटेक्टेड दैट मटेरियल इज मैटर। अब मैटर हमारे पास 2 तरह का होता है, एक मिक्सचर जिसे हम इम्प्योर मैटर कहते हैं, दूसरा प्योर सब्सटेंस।
यदि हम मिक्सचर को शामिल करें तो मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। हमने किन किन को आपस में मिक्स किया है, उन मिक्स किए गए मटेरियल का मीन्स हम सपोज एन वाटर और सॉइल लेते हैं। जब हम दोनों मटेरियल को मिक्स करते हैं, मिक्स होने के बाद क्या उनकी स्टेजेस दोनों की समान है, क्या उनका स्ट्रक्चर समान है, क्या शेप समान है। यदि वो एक जैसे दिखते हैं मीन्स यूनिफॉर्म अपीयर होते हैं, दिखते नहीं यूनिफॉर्म अपीयर होते हैं, तब वो होमोजीनोसिटी शो करते हैं, मीन्स ऐसे मिक्सचर होमोजीनस होते हैं। जबकि शेप, साइज, स्टेजेस या प्रॉपर्टी में डिफरेंस अपीयर यदि होता है 2 या 2 से अधिक मटेरियल को मिलाने से, तब वो हेट्रोजीनोसिटी या हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। मीन्स मिक्सचर को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव 2 टाइप। यदि मिक्स किया गया मटेरियल आपस में यूनिफॉर्मिटी शो करता है तो वो होमोजीनस है, और यदि वो यूनिफॉर्मिटी शो नहीं करता है तो वो हेट्रोजीनस है। अब आती है बात प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस में आते हैं कौन, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स का मतलब एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस एलिमेंट्स कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिससे वो मिलकर बना है। उन सभी एटम्स का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, स्टेज सब कुछ यदि सिमिलर होती है तो बनने वाला सब्सटेंस एलिमेंट्स होता है। और कंपाउंड, यदि हम 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट या सब्सटेंस लें, उनको एक निश्चित रेशियो में मिक्स करें और एक निश्चित सिस्टम पर मिक्स करें, कंप्लीटली फिजिकल और केमिकल चेंज हो, तब बनने वाला सब्सटेंस कंपाउंड कहलाता है। मीन्स जब हम 2 to more substance are mixed together in a definite ratio in a definite system, so we found a definite ratio substance that is known as the compound। मीन्स जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में निश्चित रेशियो या अनुपात में मिक्स करते हैं, निश्चित सिस्टम में उसको प्रिपेयर करते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट कंपाउंड्स कहलाता है। Another word, matter, energy. Energy, it is the working capacity, it is the ability of function, और इसकी यूनिवर्सल होल्ड डेफिनेशन, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट क्रिएटेड नॉट कंडेम्ड, ओनली व्हाट डन, ओनली बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स एनर्जी वो है जिसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने समझा व्हाट इज़ द मैटर एंड व्हाट इज़ द एनर्जी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आफ्टर दैट a new terms, that is chemical laws of chemistry, means laws of chemical combination। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने इन्हें बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया था। चलिए एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में इन्हें रिपीट करते हैं और एक या दो एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझते हैं। हम केमिस्ट्री में डिफरेंट सब्सटेंस को आपस में एस्टीमेट करके आपस में मिक्स करते हैं और न्यू कंपाउंड प्राप्त करते हैं। इनका आपस में मिक्स होना मीन्स 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का आपस में मिक्स होना, उनका केमिकल और फिजिकल चेंज परफॉर्म करना और रिजल्ट में या प्रोडक्ट में चेंज होना निश्चित रूल्स और लॉज के द्वारा गवर्न होता है। यदि हम इन लॉ को पढ़ लेते हैं तो हमें केमिकल रिएक्शन और उनसे बने हुए प्रोडक्ट की फिजियोलॉजी या केमिस्ट्री समझने में मदद मिलती है या इनकी मिस्ट्री समझ में आ जाती है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी रिएजेंट लेते हैं, सपोज देन 1 लीटर आपने वाटर लिया और 1 लीटर आपने शुगर ली, तो आपने 2 रिएक्टेंट लिए जिन आप समझ लेते हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं या केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। मीन्स हम केमिकल रिएक्शन में फिजिकल और केमिकल चेंज परफॉर्म करते हैं। जिनमें फिजिकल और केमिकल चेंज परफॉर्म होना होता है वो रिएक्टेंट होते हैं और उनके में केमिकल या फिजिकल चेंज परफॉर्म होने से जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट होता है। मीन्स ये हुआ यदि हम रिएजेंट मीन्स जिनमें हम केमिकल चेंज परफॉर्म करवाना चाहते हैं, यदि उनको एक निश्चित मॉस में लेते हैं और रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं तो रिएक्शंस के बाद उतना ही मॉस
मीन्स उतना ही मॉस हमें मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में जितना हमने रिएजेंट्स या रिएक्टेंट में यूज किया होता है। वो रिएक्शन चाहे जितने स्टेप में हो रही हो या जितने प्रोसेस में हो रही हो या जिस सिस्टम पे हो रही हो, मीन्स किसी भी सिस्टम किसी भी प्रोसेस में होने वाली रिएक्शन के पहले और रिएक्शंस के बाद उसमें यूज हुआ मैटर मीन्स यूज हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे फास्फोरस का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, एक एग्जाम्पल था, एक आध दो स्टूडेंट ने मेरे पास भेजे थे। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स और डेफिनेट प्रोपोर्शन, मीन्स जो मटेरियल या जो एटम या मॉलिक्यूल्स जिस रेशियो में मिक्स हो सकता है उसी रेशियो में मिक्स होता है और उसका रेशियो कभी नहीं बदलता। फिर इसके बाद हमने जाना था नेक्स्ट रूल था गैलुसाक रूल्स। गैलुसाक ने बताया था गैसियों पहले तो ये जाने गैलुसाक का रूल्स था गैसों के लिए, जब हमारा रिएजेंट या प्रोडक्ट दो में से कोई एक या दोनों गैस होते हैं तब हम इस रूल को लॉन्च करते हैं। उनका कहना ये था कि हम गैसों को गैस को चाहे हम सिंपल रेशियो में मिक्स करें चाहे हम कन्वर्जन रेशन में मिक्स करें, उनके मिक्स होने का रेट एक जैसा ही होता है। साथ में इन्होंने ये भी बताया था कि गैसों के वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए इन पर सिस्टम का इफेक्ट मैक्सिमम होता है। अवोगाड्रो रूल लास्ट में आया, इंपॉर्टेंट रूल था, ये मोल कॉन्सेप्ट को डिनोट करता था। इसके बाद हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, ये पहला कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा टर्म बदलते हैं। जब हम लोगों ने एटम्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, तब हमने इसका हिस्टोरिकल व्यू लिया था। तब हमें महर्षि कणाद, महर्षि सुश्रुत जैसे साइंटिस्ट या फिलोसफर का नाम हमारे सामने आया था। आफ्टर दैट मॉडर्न या 19th सेंचुरी में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन के साथ हमने इसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के साथ टैग किया हुआ था, जिससे हमें एलिमेंट्स के साथ मेटल और नॉन मेटल, एटम और मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट जैसे टर्म हमने डिफाइन किए हुए थे। अब हम पहुंच रहे हैं कुछ नए टर्म्स। पहले जस्ट लाइक अ केमिकल रिएक्शन, मीन्स हम समझना चाहेंगे व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, chemical reaction or chemical equation when elements or compound react with some other element or compound to form a new compound, this is called chemical reaction। कहने का मतलब ये हुआ केमिकल रिएक्शन में जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस लेते हैं, जिन सब्सटेंस में हमें केमिकल चेंज परफॉर्म करवाना होता है या जिनमें हमें फिजिकल चेंज परफॉर्म करवाना होता है, वो सब्सटेंस रिएक्टेंट या रिएजेंट का वर्क करते हैं। मीन्स हम दो या दो से अधिक मटेरियल लेते हैं, उनको आपस में मिक्स करते हैं, निश्चित रेशियो या डेफिनेट प्रोपोर्शन या इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में उन्हें हम लेते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद केमिकल और फिजिकल चेंज होता है और एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जिनमें फिजिकल और केमिकल चेंज परफॉर्म होता है वो रिएजेंट, और उनके परफॉर्म मिक्सिंग से जो भी प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। सपोज देन आपने जिंक ग्रेन्यूल लिए, उसे आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया, तब आपको जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिली, जिसमें से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को मिक्स किया गया है। दोनों में फिजिकल और केमिकल चेंज परफॉर्म हुआ है, इसलिए ये दोनों रिएजेंट होंगे। ZnSO4 और H2 गैस इवॉल्व हुई है, ये न्यू सब्सटेंस हैं और इन्हें हमने प्रोडक्ट के नाम पर जाना। मीन्स केमिकल रिएक्शन मिक्सिंग या केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज की वह प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, उनके मिक्सिंग से केमिकल और फिजिकल चेंज परफॉर्म होता है और उससे जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाते हैं और उन रिएक्टेंट में फिजिकल और केमिकल चेंज परफॉर्म होने के बाद मीन्स रिएक्शन फॉर्म होने के बाद जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स केमिकल रिएक्शन केमिकल और फिजिकल चेंज होने की वह प्रोसेस है जिनमें रिएक्टेंट मिक्स होने के बाद या रिएक्शंस को परफॉर्म करने के बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और यह एक फिजिकल और केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction may be represented by symbol or formulas
This representation, reactant are written on the left and product on the right with arrow placed between reactant and the product. The arrow point toward product. The above mentioned representation exhibiting the group of reactant and product is called a chemical reaction. मीन्स केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स और केमिकल फार्मूलों का यूज करते हैं, जिसमें हम रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को राइट साइड पर मेंशन या रिटर्न करते हैं। राइट और लेफ्ट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो प्लेस करते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर डायरेक्टेड होता है। इस तरह से रिएजेंट्स, एरो और प्रोडक्ट को उनके डेफिनेट प्लेस पर मेंशन करना ही करके रिप्रेजेंट करना उस केमिकल रिएक्शंस को ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। कुछ रूल्स हैं या मेथड हैं जिनकी को हम फॉलो करके या उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेथड, जब केमिकल इक्वेशन को रिटर्न करते समय जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उन्हें हम लेफ्ट साइड में और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम राइट साइड पर मेंशन करते हैं या प्लेस करते हैं। साथ में जो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिक्स हो रहे होते हैं उनको उनके केमिकल फार्मूला के साथ आपस में एडिशन का साइन लगाते हुए हम उसे प्लेस करते हैं। प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन को हम राइट पे लिखते हैं और उन सभी के बीच में भी प्लस लगाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी और एरो को प्लेस किया जाता है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हो रही है, मीन्स कौन रिएजेंट है और कौन प्रोडक्ट है। मीन्स इसलिए हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर डायरेक्टेड होता हुआ या डायरेक्शन को शो करता हुआ एरो हम प्लेस करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान हम उनके टर्म को मॉलिक्यूलर फार्मूला या सिंबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो भी रिएजेंट या प्रोडक्ट उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला या सिंबल के द्वारा हम उन एलिमेंट्स या उन कंपाउंड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूली। 5 एलिमेंट अदर देन H2N2Cl2 आर रिटन इन एटॉमिक साइज। मीन्स यदि यहाँ पर क्लियर किया जाए कि हम मटेरियल सब्सटेंस को या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के केमिकल फार्मूलीज को किस फॉर्म में मेंशन करते हैं, तो हम कंपाउंड को उनके मॉलिक्यूलर फार्मूली के फॉर्म में मेंशन करते हैं, जबकि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स की एक वर्ड आता है या टर्म है मॉलिक्यूलरिटी और एटॉमिसिटी। समझिएगा बात, एटॉमिसिटी। उस एटॉमिसिटी जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। जैसे इनर्ट गैसेस आर मोनो एटॉमिक, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर डाई एटॉमिक। तो हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिसिटी के आधार पर या एटॉमिक फॉर्म में हम उन्हें मेंशन करते हैं। साथ में एक साइड होती है केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट की, दूसरी होती है प्रोडक्ट की। हम दोनों साइड्स में साइंस की इक्वलिटी रखते हैं। बोथ साइड ऑफ साइन ऑफ इक्वलिटी और एन एरो द नंबर ऑफ एटम आर मेड इक्वल इन दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑन ऑफ इक्वेशन। जब हम रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं तब याद करिए, अभी हमने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ा है। इसका मीन्स ये हुआ कि रिएक्शंस के पहले मीन्स रिएजेंट का अमाउंट कितना यूज हुआ है, उनके बीच में केमिकल चेंज परफॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म हुआ है, ये वो इक्वल होगा, मीन्स मॉस कंजर्व रहेगा। इसलिए हमने एरो के पहले मीन्स रिएक्टेंट और हमने एरो के बाद प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट होगा वह इक्वल या बराबर होगा, उसे हम बैलेंस करेंगे। और यह प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों के रेशियो को कंजर्व या इक्वल करना ही क्या कहलाता है, बैलेंसिंग कहलाता है। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन डियर स्टूडेंट, इट इज़ द, यह एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है
जो आपको अब से लेकर आगे तक ढेर सारी करनी है। इसलिए हम उन रूल्स या उन स्टेप को समझ लें जिससे हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकें, जिससे केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो सके और उन सभी लॉ को फॉलो कर सके जो केमिकल कॉम्बिनेशन में के लिए हमने कुछ समय पहले पढ़े हुए हैं। तो अभी हमने क्या जाना? अभी हमने ये जाना कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह साइन और सिंबल की मदद से उसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तब वह कैसे केमिकल इक्वेशन कहलाता है। हमने उसके प्रोसीजर को जाना। हमने ये जाना कि रिएक्टेंट को पहले और प्रोडक्ट को बाद में, साथ में इनके बीच में एरो को रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने ये जाना कि दो या दो से अधिक रिएजेंट या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को आपस में प्लस साइन से हम ऐड करके रखते हैं। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो या इक्वल्स टू का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। रिएक्टेंट को उनके सिंबल मीन्स कंपाउंड, यदि कंपाउंड हैं तो उन्हें उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर, और यदि एलिमेंट हैं तो उनको उनके एटॉमिक फॉर्म मीन्स एटॉमिसिटी के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वी हैव बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन on the way of two procedure. First is the hit and trial method. Second is the partial equation method. Dear student, यदि हम केमिकल रिएक्शन पे हम केमिकल लॉ को फॉलो करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज होगा उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। सो वी आर बैलेंसिंग डियर स्टूडेंट बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस दोनों के बारे में जाना, लेकिन जब हम कोई केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं तब हम उसमें लिए गए रिएजेंट और प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट, इन दोनों के मॉस मीन्स अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मैटर को किस तरह बैलेंस करें कि वो अपने एटॉमिक कैरेक्टर या मॉलिक्यूलर फीचर्स को ध्यान में रखते हुए बैलेंस हो जाए और दोनों इक्वल हो जाएं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ओनली इट्स चेंज। द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल, हेंस द केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड by two method. First, hit and trial method. Second, partial equation method. Dear student, डाल्टन के अकॉर्ड एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता जब उसमें केमिकल चेंज परफॉर्म होता है। इसलिए जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के फॉर्म में पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही एटम हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। फर्स्ट है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट और ट्रायल मेथड एक क्रिटिकल मेथड है जिससे इक्वेशन को इजीली बैलेंस करना थोड़ा क्रिटिकल है। मीन्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर बैलेंस्ड फर्स्ट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। मीन्स हमें इक्वेशन को दोनों तरफ क्या करना चाहिए, पहले नंबर ऑफ एटम के अकॉर्ड उन्हें बैलेंस करना चाहिए। यदि हम ऐसी गैस डाई एटॉमिक गैसें जैसे कि O2, N2, H2, यदि ये गैसें हैं इस रिएक्शंस में फॉर्म्ड होती हैं, तब हमें इन्हें पहले एटॉमिक फॉर्म में लिखना चाहिए। सच एन इक्वेशन एटॉमिक इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ये दो के लिए बताया गया। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें क्या करना है, पहले एटॉमिक लेवल पर बैलेंस करना है, इसके बाद डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक या जैसी उसकी एटॉमिसिटी है उसके साथ पहले हमें उसे हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करना है। सेकंड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। इन जनरल कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आर डिफ़िकल्ट टू बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सच इक्वेशंस कैन बी बैलेंस बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। मीन्स जो कॉम्प्लिकेशन इक्वेशन हैं उनको कठिनता से बैलेंस किया जा सकता है, किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को हम पार्शियल इक्वेशन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जो है वो 2 या 2 से अधिक स्टेप में लिखे जाते हैं। इसी मेथड को यहाँ पर यूज किया जाता है।
मीन्स हर स्टेप पर हम सेपरेट इक्वेशन बनाते हैं, उनमें यूज़ किए गए एटम्स की जगह पर हम उन्हें क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक ब्लैक बोर्ड प्रोसेस है एंड जिस दिन हम लोग ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे मीन्स लाइव क्लासेस में, उस दिन हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग थे हमारा टर्म्स था केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हमने ये जाना कि रिएक्टेंट में केमिकल चेंज होगा, वो रिएजेंट आपस में केमिकल आप फिजिकली चेंज करेंगे और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। इसे यदि हम सिंबल और साइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करें तब ये केमिकल इक्वेशन होगा। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्ड रिएजेंट के फॉर्म में जितने एटम या मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का हमें मिलेगा। इसलिए दोनों इक्वेशंस में रिएजेंट और प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट को इक्वल करना मिस बैलेंसिंग कहलाएगा और इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड या पार्शियल इक्वेशन मेथड से इसे बैलेंस करेंगे। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडवांटेज ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेज है केमिकल इक्वेशन का। फर्स्ट, नॉलेज अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब हमें केमिकल इक्वेशन हमारे सामने होता है तब हमें रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का प्री नॉलेज होता है और साथ में ये नॉलेज होता है प्रोडक्ट का, उसे किस तरह कंटेनर में रखा जाएगा, कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो किए जाएंगे उस पर्टिकुलर रिएजेंट्स या प्रोडक्ट के यूज़ करने पर, पर्टिकुलर रिएक्शन कहाँ पर कराई जा सकती है, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं। ये रिएजेंट और प्रोडक्ट को जब हम इक्वेशंस के फॉर्म में देखते हैं तो उनके प्री नॉलेज के फॉर्म में हमें ये पता चलता है। सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी नोन। और हमें ये पता चलता है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स किस रेशियो में मिक्स किए गए हैं, तो प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स और किस रेशियो में हमें मिले हैं, मीन्स अमाउंट कन्वर्सेशन, रेशियो कन्वर्जन, इसका भी नॉलेज हमें वहाँ पर प्राप्त होता है। साथ में हमें केमिकल इक्वेशंस क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि जो रिएजेंट हमने रिएक्शंस में यूज किया है यदि उसका एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट कर लिया या काउंट कर लिया तो हम स्टायोमेट्रिक कैलकुलेशंस करके क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन में जितना भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में या इक्वेशन को बैलेंस करने पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस अपने आप ही क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। क्यों वेरीफाई हो जाता है आप समझ रहे हैं। आपने सपोज देन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सपोज देन आपने कराई। ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड या और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यदि हम NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो आता है 14 और HCl का आता है 36.5। मीन्स हमने एटॉमिक मास सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया 40 और HCl का कितना 36.5। हम इन दोनों को रिएक्शंस कराते हैं और हमें मिलता क्या है प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यदि हम सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो निकलता है 58.5 और वाटर का 18। दोनों एस्पेक्ट मीन्स दोनों तरफ के साइड्स पे टोटल वैल्यू काउंट करते हैं वो इक्वल आती है। मीन्स इसके द्वारा हम किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ में ध्यान दीजिएगा, बैलेंसी ऑफ एलिमेंट कैन बी नोन। मीन्स हम केमिकल इक्वेशंस के थ्रू किसी भी एलिमेंट या पर्टिकुलर उस एटम की बैलेंसी को वहाँ पर जान सकते हैं। तो एक नया टर्म आया, व्हाट इज़ द बैलेंसी, व्हाट इज़ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ द बैलेंस सेल। थीम समझिएगा, एटम स्टेबल नहीं होता, मीन्स एटम कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। मीन्स एटम रिएक्शन करता है और कंबाइन स्टेट में पहुंच जाता है। मीन्स उसकी जो रिएक्शन कैपेसिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों के थ्रू बाइंडिंग फोर्स डेवलप करता है या कितने इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से वह बॉन्ड डेवलप करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड बनाने में, केमिकल रिएक्शंस करने में
या कंबाइन स्टेज में पहुंचने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और यह प्रोसेस बैलेंसी कहलाती है। मीन्स ईच एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन हैव एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड और परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन। हाउ मच इलेक्ट्रॉन are participated in the reaction, that is the valency of that element। मीन्स कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देकर लेकर शेयर कर कर किसी भी एनी हाउ वह इंटरेक्शन करता है, बॉन्ड डेवलप करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं किसके द्वारा, केमिकल इक्वेशंस के द्वारा। इक्विवेलेंट क्वांटिटी भी इसके द्वारा काउंट की जा सकती हैं कि कौन सा केमिकल या कौन सा मॉलिक्यूल्स किसके कितना इक्विवेलेंट है। वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी नोन। मीन्स ये हुआ कि चाहे गैसियस प्रोडक्ट बने या गैसियस रिएजेंट हो, उनके वॉल्यूम को भी यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है किसके थ्रू, केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। मीन्स केमिकल रिएक्शन यदि गैसेस स्टेट पर परफॉर्म हो रही है तो उसके बायोमेट्रिक जो रिलेशनशिप हैं उनको समझा जा सकता है या गैसों के बायोमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से हम क्या क्या जान सकते हैं, तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नॉलेज सिंपली जान सकते हैं, कितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन में हैं, ये जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमने केमिकल इक्वेशन में यूज किए हैं इनका एटॉमिक मास कितना है। इसके द्वारा हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके द्वारा हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बैलेंसी भी काउंट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट क्वांटिटी भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की केमिकल इक्वेशन से पता की जा सकती है। गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिलेटेड वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन और एनालिसिस हम किसके द्वारा, केमिकल इक्वेशंस के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन इज मच इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट पर्पज ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। सो डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिलेशंस के बाद हम कुछ नए टर्म्स पर पहुंच रहे हैं और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पर पहुंच रहे हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टाइट्रेशन। सो न्यू वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज टाइट्रेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइट्रेशन? डियर स्टूडेंट, टाइट्रेशन मीन्स अननोन के द्वारा नोन को, अननोन के द्वारा अननोन का बायोमेट्रिक एनालिसिस करना है, टाइट्रेशन कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। Concentration of a solution is the amount of solute present in the definite amount of solution. Different modes to express concentration. Dear student, एक्चुअली हम केमिकल इक्वेशन के स्टडी कर रहे थे। हमने देखा कि टू मोर reagent are mixed together, perform chemical and physical change and produce product. Means two material are mixed together, so we are going to form a solution. डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। एक को मिक्स किया जाता है दूसरे पर, मीन्स फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सेकंड। मीन्स एक मटेरियल दूसरे से मिक्स होता है, मीन्स एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो लीस्ट अमाउंट पर यूज होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। जो हायर अमाउंट पर यूज होता है, जिस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वह सॉल्वेंट कहलाता है। और इन दो बाइनरी पार्ट से, बाई मीन्स टू, नरी मीन्स कंडीशन, इन दो पार्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से एक नया मिक्सचर बनता है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। मीन्स सॉल्यूशन में क्या होता है, यदि बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। कैसे जज करेंगे दैट इज़ कि कौन सा सॉल्यूट हुआ, कौन सा सॉल्यूशन हुआ? तो बताया गया जो लीस्ट अमाउंट में कम मात्रा में यूज होता है या मिक्स होता है वह सॉल्यूट होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट मच अमाउंट पर यूज होता है और उस पर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए वो सॉल्वेंट होता है। दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट के साथ मिला हुआ है, यह उसका कंसंट्रेशन होता है। मीन्स सॉल्यूशन
यदि सपोज देन आपने 100 मिलीलीटर वाटर लिया और उसमें 10 ग्राम शुगर मिलाई, दूसरी बार में आपने 20 ग्राम शुगर, थर्ड मोर टाइम 30 ग्राम, फोर्थ मोर टाइम 14 ग्राम, लगातार आप ग्रेजुअली आप मिक्स करते जाते हैं और आप 10 टाइप कंसनट्रेशन के सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। पहला 10/100, सेकंड 20/100, सो ऑन 10/10। मीन्स आपने सालूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्वेंट वो आपका 100 मिलीलीटर ही रहा और लगातार आप सालूट मीन्स शुगर के अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज़ करते रहे। इस तरह से हम जब सॉल्यूशंस के फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट होता है तब हम उसके कंसंट्रेशन को डिफरेंट मोड या डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट है, फर्स्ट है परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज हम बाय मॉस और बाय वॉल्यूम दो तरह से काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सीधा सा फार्मूला है मॉस ऑफ सॉल्यूट बाय मॉस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यदि हम वॉल्यूम पर हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सेकंड जो मेन है वो है मोलरिटी। मोलरिटी मीन्स ग्राम मोलरिटी, समझिएगा इसको थोड़ा सा। मोलरिटी एंड मोलरिटी दो वर्ड्स होंगे, दोनों की बात हम कर रहे हैं। वन वर्ड आंसर है, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी का सीधा मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स आपने सॉल्वेंट कितना लिया, आपने लीटर में लिया और आपने उसमें सॉल्यूट को मोल्स में आपने डिज़ोल्व किया है। तो जब हम क्या मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल को हम क्या नाम देते हैं, ग्राम मोल भी बोलते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज़ अ मोलरिटी। इसी तरह मोलरिटी को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मॉस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सीधा सा आंसर हुआ, जो हम सॉल्वेंट लेते हैं मोलरिटी में वो हमारा लीटर में होता है, जो हम मोलरिटी में सॉल्वेंट लेते हैं वो केजी में होता है। जबकि दोनों जगह मोलरिटी और मोलरिटी दोनों जगह पर हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का, जिसे हम ग्राम पर मोल के नाम पर भी जानते हैं। दो इम्पॉर्टेंट टर्म है डियर स्टूडेंट, जब हम पर्टिकुलर टाइट्रेशन जैसी प्रोसेस परफॉर्म कराते हैं तब हम मोलरिटी और मोलरिटी को तय करते हैं। मीन्स हमने सॉल्वेंट लिया वाटर और उसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स लिए और डिज़ोल्व कर दिए। यदि हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं कि सॉल्वेंट हमारा लीटर में है और मोल पर लीटर पर काउंट करते हैं तब वो मोलरिटी होती है, और मोल पर केजी पर काउंट करते हैं तब वो मोलरिटी होती है। नेक्स्ट टर्म है फार्मेलिटी। फार्मेलिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगला टर्म है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर बात आती है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of all component present in the solution. It is used denote for dilute solution. Dear student, ये सिंपल टर्म्स हैं, इनकी आप स्टडी करें और हम इनसे संबंधित कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो पर ब्लैक बोर्ड पर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।